आइए बच्चों, अब बात करते हैं टॉपिक 5.9 के लिए, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। देखिए, मैकेनिक्स में बहुत सारे फोर्सेस हैं। ये फोर्सेस आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते रहते हो, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे ज्यादा जो वाइड स्प्रेड है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इतनी बातें हमें याद रख लेनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज परवेसिव, यानी कि ये हर एक जगह पे स्प्रेडेड है। कोई भी कोना आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो। ठीक है, हाँ कम हो सकता है, आप स्पेस में बहुत दूर चले जाएं तो वहां पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कम दिखेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सही। सन प्लूटो को कंट्रोल कर रहा है, इतने दूर प्लूटो को कंट्रोल कर रहा है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इससे आप समझ सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना परवेसिव है। फिर इट्स ए फील्ड फोर्स, सो नीड नॉट एनी कॉन्टेक्ट। देखिए, किसी भी कॉन्टेक्ट के बिना फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए इसको कहते हैं फील्ड फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी फील्ड फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है। इन तीनों फोर्स में आपको कोई कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी फोर्स लगेगा। इट एक्ट्स एट ए डिस्टेंस विदाउट एनी इंटरवेनिंग मीडियम। इसमें बीच में कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ग्रेविटेशनल फोर्स को। मीडियम हो या ना हो, फोर्स लगता है। जैसे कि सन अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो उसमें बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम ही है ना, स्पेस है, फ्री स्पेस है, फिर भी वो फोर्स लगा पाता है। अगर आप मीडियम डाल भी दो तो भी फोर्स लगाएगा। सपोज कि आप सन और अर्थ के बीच में एक बड़ी सी दीवार कर दो, फिर भी सन अर्थ को उतना ही फोर्स लगाएगा, ना कम ना ज्यादा। यानी कि बीच में जो इंटरवेनिंग मीडियम है वो बदलने से ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इवन इंटरवेनिंग मीडियम ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैकेनिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और बहुत सारे फोर्सेस भी हैं जो कि ज्यादातर कांटेक्ट फोर्स हैं। देखिए, मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये तीन जो है वो फील्ड फोर्स है। इनके अलावा मैकेनिक्स में जितने भी फोर्सेस है वो मोस्टली कांटेक्ट फोर्स हैं। देखिए, कांटेक्ट फोर्स यानी कि जिसमें आपको ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। देखिए, अगर आपको एक टेबल हिलाना है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया है। अगर आपको रोड पे दौड़ना है तो आपको पैरों से जमीन के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। अगर कार को रोड पे चलना है तो टायर रोड के कांटेक्ट में आने चाहिए, तभी कार चल सकती है, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। कांटेक्ट फोर्स के बारे में जरा ये बातें समझ लेते हैं। देखिए, ऑल अदर कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स आर कांटेक्ट फोर्सेस which arises on any object due to contact। ये कांटेक्ट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होता है। इसके बारे में अभी आगे एक फिगर देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। कांटेक्ट फोर्स आर बेसिकली द रिएक्शन फोर्स एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑन एनी बॉडी आफ्टर द एक्शन, एंड सो इट इज डिनोटेड एज आर। देखिए, अगर एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, ठीक है, तो बुक की ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रही है, वो हो गया एक्शन। अब ऑब्वियसली न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जो टेबल है वो बुक को ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ये जो रिएक्शन फोर्स बुक को लग रहा है ना, उसी को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, और इसीलिए इसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स इज बेसिकली डिनोटेड बाय आर। देखिए, ये कांटेक्ट फोर्स आपको हर एक जगह पे देखने को मिलेगा। अगर एक मोटरसाइकिल अपने स्टैंड पे खड़ी है तो मोटरसाइकिल का फोर्स नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो जो जमीन है, फ्लोर है, वो ऊपर की ओर इसे रिएक्शन फोर्स लगाती है, तो यही हो गया कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अगर एक कार रोड के ऊपर यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है तो इसमें भी कार का जो mg है वो नीचे लग रहा होगा, तो जो रोड है, रोड से ऊपर की ओर इसमें रिएक्शन फोर्स यानी कि ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो लग रहा होगा। किसी बिल्डिंग की दीवार में लगने वाली ईंट की अगर बात करें तो हर एक ईंट के नीचे की ईंट से ऊपर की ईंट को कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। इवन स्लैब के ऊपर नीचे की जो दीवारें हैं, दीवारों से स्लैब के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। ऐसे ही अगर एक झूला है तो झूले के ऊपर आप बैठे हो तो mg नीचे की ओर लग रहा है, तो इस वजह से झूले का जो हुक है या जो भी बैरिंग है उसमें एक कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कांटेक्ट फोर्स डे टू डे लाइफ में हर एक जगह पे है। अगर ग्रेविटेशन ना हो
तो भी कांटेक्ट फोर्स हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी तरह से ग्रेविटेशन नहीं है और मैं किसी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं दीवार के ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूं वो मेरा एक्शन हुआ, तो दीवार मुझे उसके लिए रिएक्ट करेगी, तो वो हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, या फिर उसी को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली एक्शन फोर्स जो लगा है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला रिएक्शन फोर्स है। अब इस कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट्स के बारे में भी जरा समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट फोर्स वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही हो, वो किसी एंगल पे भी हो सकता है। जैसे कि ये फिगर्स देखिए आप, यहां पे जो पहली फिगर है, इस पहली फिगर में इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक का जो वेट है mg वो नीचे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्लॉक ऐसे स्लांट सरफेस पे पड़ा हुआ है, यानी कि इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ा है, तो इसका mg इस तरफ होगा, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा समझिए। देखिए, मैं पहले फिगर की बात करता हूं, यहां पे ये जो mg है ना वो एक्शन है, तो इसकी वजह से ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, और वो रिएक्शन फोर्स ही हमारा कांटेक्ट फोर्स है। मैं इस रिएक्शन फोर्स को ऐसे ऊपर की ओर दिखा देता हूं, देखिए इस तरह से, थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेता हूं, ऐसे। ये एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ है, इसलिए एक्शन रिएक्शन दोनों सेम रहता है, यानी कि mg और ये रिएक्शन फोर्स r, या फिर कहें कि कांटेक्ट फोर्स r, ये दोनों सेम रहेंगे। याद रहे कि ये जो r मैंने लिखा है वही दरअसल कांटेक्ट फोर्स है। अब दूसरी फिगर में देखते हैं, यहां भी जो कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि जो रिएक्शन फोर्स है, वो ऑब्वियसली mg के अपोजिट डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगा। इस तरफ mg के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और mg जितना ही होगा, इसे भी थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर लेता हूं मैं। अब देखिए, ये है कांटेक्ट फोर्स R, या फिर कहें कि रिएक्शन फोर्स R। ठीक है, अब यहां पे इस कांटेक्ट फोर्स के आप दो कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हो। देखिए इस तरह से, एक कंपोनेंट आ जाएगा सरफेस के पैरेलल, और एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेता हूं। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों कंपोनेंट का अलग नाम है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं एक बात आपको दिखा दूं। देखिए, अगर ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, स्लैंट सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो आप प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल यहां पे थीटा हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहां पे एक बात, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, देखिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला कंपोनेंट है, इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स N। इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ये इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स N। और ये जो कंपोनेंट है, इसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स F। फ्रिक्शन फोर्स F मैं यहां पे लिख देता हूं, स्मॉल f। तो इसका मतलब कि अगर ब्लॉक के द्वारा सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो सरफेस भी ब्लॉक के ऊपर ऐसे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगी या फिर कांटेक्ट फोर्स लगाएगी। तो ये कांटेक्ट फोर्स R हो गया। अब इस R के आप दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक होगा सरफेस के पैरेलल जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स F, और एक होगा सरफेस के परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स N। ठीक है, अब इस नॉर्मल फोर्स का एक इक्वेशन भी बन सकता है, बड़ी आसान सी बात है। देखिए, नॉर्मल फोर्स N के लिए हम लिख सकते हैं R cos थीटा, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके लिए हम लिख सकते हैं R sin थीटा। ये समझ में आ रहा है? देखिए, ये जो N है ये दरअसल R का कंपोनेंट है। अब R का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? R cos थीटा, क्योंकि यहां पे एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा R cos थीटा। सो N इज R cos थीटा, और ऑब्वियसली F इज R sin थीटा। ये बात क्लियर है? अब एक और बात, देखिए ये जो पहला केस है, इसमें ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लग रहा है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आप R को ही नॉर्मल फोर्स N भी कह सकते हो, रिएक्शन फोर्स या फिर कांटेक्ट फोर्स को ही आप नॉर्मल फोर्स N कह सकते हो। यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा चलिए, अब इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लूं,
यानी कि r sin थीटा अपॉन r cos थीटा ले लूं तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा, और tan थीटा कितना मिलेगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू f अपॉन n, ठीक है। और इसी में से आप एंगल थीटा भी फाइंड कर सकते हो, एंगल थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स f अपॉन n। बच्चों ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू वगैरह आएंगे, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट कर ही देता हूं, लेकिन आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स f अपॉन n। याद रहे कि f इसमें फ्रिक्शन फोर्स है और n ये नॉर्मल फोर्स है। अब हम समझते हैं कि क्या सिर्फ सॉलिड में ही इस तरह से कांटेक्ट फोर्स प्रोड्यूस होता है। आंसर है नहीं, लिक्विड में, गैस में भी कांटेक्ट फोर्स प्रोड्यूस होता है। इसके लिए जरा ये फिगर ध्यान से देखिए। देखिए, जब आप किसी लिक्विड में इस तरह से कोई रॉड लेके ऐसे हिलाते हो तो आपको रॉड हिलाने में दिक्कत होती है, यानी कि आपको रॉड हिलाते वक्त कोई अपोजिशन में फोर्स लग रहा है ऐसा लगता है। ये कांटेक्ट फोर्स है। यहाँ पे रॉड का इस लिक्विड के साथ कांटेक्ट हुआ है और जब आप इसमें फोर्स लगाते हो तब ये रॉड हिलता है, लेकिन उस वक्त जो लिक्विड है रॉड के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाता है। आप जो फोर्स लगा रहे वो एक्शन हो गया और लिक्विड जो रॉड के ऊपर लगाता है वो रिएक्शन हो गया, तो वो दरअसल कांटेक्ट फोर्स है। और इसी कांटेक्ट फोर्स को कहा जाता है विस्कियस फोर्स। ये दरअसल कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम विस्कियस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। याद रहे कि ये विस्कियस फोर्स सिर्फ लिक्विड में नहीं होता है, ये एयर में भी होता है, गैस में भी होता है। जैसे कि अगर आप कार में जा रहे हैं, कार स्पीड से जा रही है और आप हाथ बाहर निकालो, खिड़की से हाथ बाहर निकालो, तो आपको क्या फील होता है? आपको एक बहुत ही जबरदस्त फोर्स पीछे की ओर फील होता है। वही है दरअसल एयर से आपके हाथों पे लगने वाला कांटेक्ट फोर्स, या फिर इसे भी विस्कियस फोर्स ही बोलते हैं। देखिए, विस्कियस फोर्स दरअसल फ्लूइड्स में पैदा होता है, ठीक है। फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड और गैस दोनों ही आ गए इसमें, तो इस वजह से ये विस्कियस फोर्स वही दरअसल कांटेक्ट फोर्स है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आप कोई थर्मोकोल का टुकड़ा ऐसे पानी में डुबोने की कोशिश करें तो क्या होगा? वो थर्मोकोल का टुकड़ा ऊपर की ओर आपको एक फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स है वही कांटेक्ट फोर्स है। आपने हाथों से इस थर्मोकोल के टुकड़े को दबाया तो आपने एक्शन दिया, तो वो रिएक्शन दे रहा है, तो वो दरअसल रिएक्शन जो है वही कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन इसे हम बॉयंट फोर्स के नाम से जानते हैं। तो जो कांटेक्ट फोर्स है इस केस में उसी को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कांटेक्ट फोर्स सिर्फ सॉलिड में नहीं प्रोड्यूस होता, लिक्विड में और गैस में भी प्रोड्यूस होता ही है। अब देखिए, दो और कॉमन फोर्सेस हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एक तो है रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग और दूसरा है टेंशन इन ए स्ट्रिंग। टेंशन इन ए स्ट्रिंग, यहां पे पहले में है स्प्रिंग। देखिए, स्प्रिंग के रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में वैसे तो आप जानते ही हो, थोड़ा सा यहाँ पे एक और बात डिस्कस कर लेते हैं और वो है इसका इक्वेशन। देखिए, अभी ये स्प्रिंग बिना किसी टेंशन की कंडीशन में, मीन्स के इसमें ना तो कुछ कंप्रेशन किया गया है ना कुछ इसे एक्सटेंड किया गया है। अब मैं इस स्प्रिंग में नीचे की ओर फोर्स लगाता हूं, इसको नीचे की ओर मैं खींचता हूं ऐसे, इस तरह से। ये मैंने नीचे की ओर फोर्स लगाया F, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंटर रखा हुआ है, सपोज कि ये ऐसे एक पॉइंटर रखा हुआ है। तो जब आप ये फोर्स लगाते हो तो आप देख पा रहे हो कि स्प्रिंग का एलोंगेशन होगा, यानी कि स्प्रिंग यहां पे इस तरह से लंबी हो रही है, तो ये स्प्रिंग का एलोंगेशन है। मान लीजिए कि ये स्प्रिंग का एलोंगेशन जो है वो y जितना है, राइट। तो जब आप इस स्प्रिंग को इस तरह से एक्सटेंड करते हो, एलोंगेट करते हो, तब स्प्रिंग ऐसे ऊपर की ओर, यानी कि आपने जो फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करती है, मींस कि वो अपनी पोजीशन को वापस रीस्टोर करने की कोशिश करती है, इसलिए इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ऑब्वियसली आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड वाइज उसके जितना ही होगा। मैं इसको FR ऐसा नाम दे देता हूं, रीस्टोरिंग फोर्स को मैं नाम दे रहा हूं FR।
तो यहाँ पे ये जो एफ आर है इसका एक इक्वेशन है जो कि हमारे लिए बहुत ही काम का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर इजकल टू माइनस के वाई। यहां पे ये जो के है इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट ये हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। अगर ये फोर्स कांस्टेंट के ज्यादा है तो ऐसी स्प्रिंग हार्ड होगी, अगर ये फोर्स कांस्टेंट के कम है तो ऐसी स्प्रिंग सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये हमारे बहुत काम का है। इसे मैं ब्रैकेट कर लेता हूं, एफ आर इजकल टू माइनस के वाई। याद रहे कि इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं। ये जो इक्वेशन लिखा है ना, इस इक्वेशन को हुक्स लॉ भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट हुक ने फाइंड किया था, इसलिए इसको हुक्स लॉ कहते हैं। चलिए, तो ये बात हुई रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। देखिए, अभी मैंने स्प्रिंग को एलोंगेट किया था, एक्सटेंड किया था। अगर आपने कंप्रेस किया होता, ऊपर की ओर कंप्रेस किया होता और वो भी वाई जितना ही कंप्रेस किया होता, तो उसमें भी आपको एफ आर इजकल टू माइनस के वाई इक्वेशन ही मिलता। ठीक है, और दूसरी बात, यहां पे जो माइनस साइन है ये ऑब्वियसली बात है कि माइनस साइन दिखा रहा है कि वाई की डायरेक्शन और एफ आर की डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए, यहां पे एलोंगेट मैंने नीचे की ओर किया है ना, मैं यहां पे एरो कर देता हूं। मैंने ये एलोंगेट नीचे की ओर किया है, वाई नीचे की ओर लिया है मैंने, तो एफ आर ऊपर की ओर आ रहा है। अगर वाई मैंने ऊपर की ओर लिया होता, यानी कि स्प्रिंग को कंप्रेस किया होता, तो एफ आर जो है नीचे की ओर आ रहा होता। यानी कि ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो स्प्रिंग को आप डिस्प्लेसमेंट देते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब बात करते हैं हम टेंशन। टेंशन इन ए स्ट्रिंग। देखिए, अगर आप किसी रूफ से किसी स्ट्रिंग को, किसी रस्सी वगैरह को लटका देते हो, जैसे कि मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ऐसे ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के एंड के ऊपर आप कुछ फोर्स लगाते हो। यहां पे आप ऐसे नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हो, सपोज के एफ जितना। तो ऐसे में ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। देखिए, स्ट्रिंग भी इलास्टिक होती है। ठीक है, वैसे हमें उसकी इलास्टिसिटी दिखती नहीं है, मीन्स उसको हम ज़्यादा डिफॉर्म नहीं कर सकते, उसे हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी इलास्टिसिटी होती है। तो जब आप स्ट्रिंग को ऐसे खींचते हो तो इसमें भी एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है टेंशन के नाम से कहलाता है। इसे टेंशन कहते हैं। अच्छा, इस टेंशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये टेंशन हर एक पॉइंट पे प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ना, उसमें टेंशन ऐसे ऊपर की ओर प्रोड्यूस होता है, और जो ये अपर मोस्ट पॉइंट है ना, उसमें टेंशन ऐसे नीचे की ओर प्रोड्यूस होता है। और अगर आप कोई दूसरा पॉइंट चूज कीजिए, ऐसे ही रैंडमली कोई चूज किया आपने ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे तो टेंशन दोनों ही साइड होगा और सेम ही होगा। ये दोनों साइड टेंशन इस तरह से आप सेम ड्रॉ कर सकते हो, ये टी। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे टेंशन प्रोड्यूस होता है और वो दोनों ही साइड होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है। सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं, अपर मोस्ट पॉइंट है वहां पे नीचे की ओर टेंशन प्रोड्यूस होता है, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वहां पे ऊपर की ओर टेंशन प्रोड्यूस होता है। बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर दोनों साइड में आप टेंशन दिखा सकते हो। ठीक है, याद रखिए कि मैंने यहां पे स्ट्रिंग को वेटलेस माना है। मैंने इसका कोई मास नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो मास है, ऐसा माना है। अगर आप इस स्ट्रिंग की जगह पे वायर ले लीजिए, कोई वायर जिसका मास इग्नोरेबल हो, बहुत ही कम मास हो, तो ऐसे में वायर में भी आप इस तरह से टेंशन शो कर सकते हो और हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप आयन का केबल लेते हो, लोहे का पूरा केबल लेते हो, तो केबल भारी होता है। तो जब केबल को आप ऐसे लटका के फोर्स लगाओगे तो ऐसे में हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन सेम नहीं आएगा। वो कितना आएगा, ये बात हम आगे की थियरीज में समझेंगे। अभी यहां पे समझ लीजिए कि ये टेंशन इन ए स्ट्रिंग, ये भी एक तरह का कॉमन फोर्स है जो कि हर एक तरह की स्ट्रिंग में या फिर वेटलेस वायर में या कुछ भी ऐसा लीनियर ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है।
और ये टेंशन ऑब्वियसली नीचे जो आपने फोर्स लगाया है उसके जितना होगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक स्ट्रिंग ले लिया और इस स्ट्रिंग के नीचे मैं ऐसे एक ब्लॉक एम मास का ब्लॉक लटका रहा हूँ। देखिए ये एम मास का ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली इस एम मास के ब्लॉक की वजह से नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, या फिर कहें कि इसका वेट mg लगेगा। तो फिर इस पूरी स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे जो टेंशन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन T या फिर अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन T जो प्रोड्यूस होता है, इस टेंशन T के लिए ऑब्वियसली आप लिख पाओगे कि ये mg जितना होगा। टेंशन T विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, अब इन कॉमन फोर्सेस के बारे में एक आखिरी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे कि कॉमन फोर्सेस का बेसिकली ओरिजिन क्या है। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स वगैरह हमने समझे, इसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि हम तो अभी तक यही जानते हैं कि भाई फंडामेंटल फोर्सेस 4 है। ठीक है, जो कि आपको पता है कि एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है। तो फिर ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो ये सारे दूसरे फोर्सेस कहाँ से आए, ये कॉन्टैक्ट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स या टेंशन वगैरह ये कहाँ से आए, इसको समझते हैं जरा। देखिए इसके बारे में बहुत अच्छी बात यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही दी है। वी हैव लर्न दैट देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर फ्रॉम विच द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट कंसर्न अस हियर। ओनली द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिक्स। यानी कि मैकेनिक्स की जब तक बात है तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स ये हमारे काम के हैं। द डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑफ मैकेनिक्स मेंशन्ड अबव फंडामेंटली अराइज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। दिस मे सीम सरप्राइजिंग सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अनचार्ज एंड नॉन मैग्नेटिक बॉडीज इन मैकेनिक्स। देखिए मैकेनिक्स में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो न्यूट्रल होता है ना, उसमें कोई वो चार्ज नहीं होता। कोई ब्लॉक लिया, कोई स्ट्रिंग ली, कोई स्प्रिंग ली, तो वो चार्ज नहीं होती या फिर वो मैग्नेटिक नहीं होती। हम उसे अनचार्ज और नॉन मैग्नेटिक बॉडीज की तरह ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी बात क्या आ रही है कि ये सारे मैकेनिक्स के जो भी फोर्सेस है, जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने देखे, इसके पीछे बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ये अंडरलाइन करने लायक बात है कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अब ऐसा क्यों? बाहर से तो हमें नहीं लगता कि भाई इसमें कोई चार्ज है, बट आगे सुनिए। बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल all bodies are made of charged constituents, that is nucleus and electrons, and the various contact forces arises due to the elasticity of bodies, molecular collision and impacts etc. can ultimately be traced to the electrical forces between the charged constituents of different bodies. देखिए मैकेनिक्स में हम जो बॉडी लेते हैं वो बाहर से तो न्यूट्रल होती है, लेकिन उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप बात करो तो देखिए कोई भी बॉडी दरअसल मॉलिक्यूल या फिर एटम से बनी है। अब मॉलिक्यूल भी एटम से बना है, तो फिर एटम के अंदर न्यूक्लियस और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होता है, ये पता है। और ये न्यूक्लियस आपको पता है कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इससे क्या होता है कि जब किसी बॉडी में एटम्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो इसमें इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्सेस लगते हैं। यानी कि सभी एटम्स के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाते हैं, और इसी वजह से बॉडीज में आपको इलास्टिसिटी देखने को मिलती है और मॉलिक्यूलर कॉलिजन और उसके इंपैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। दरअसल इस इलास्टिसिटी और मॉलिक्यूलर कॉलिजन एक्सेट्रा की वजह से ही कॉन्टैक्ट फोर्स पैदा होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली एक मिलीजुली इफेक्ट है इसकी बॉडीज की इलास्टिसिटी, फिर बॉडीज में अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे होने वाले कॉलिजन और इंपैक्ट्स और दूसरी कई सारी बातें, उस वजह से ही दरअसल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोड्यूस होता है। चाहे किसी भी तरह का आप कॉन्टैक्ट फोर्स ले लीजिए, तो इसमें दरअसल रूट लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखा जाए तो ये जो चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स है ना, उसी के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि दिस आर ऑल द फोर्सेस दैट कैन बी अल्टीमेटली be traced to electrical forces between the charge constituents of different bodies. आगे
That detailed microscopic origin of these forces is, however, complex and is not useful for handling problems in mechanics at the macroscopic scale. देखिए, अगर हम मैक्रोस्कोपिक स्केल पे मैकेनिक्स को जब समझ रहे हैं, तब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले ये जो माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं, उसके बारे में समझना जरूरी नहीं है. इनफैक्ट वो समझना भी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है. बट बात यह है कि जब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात करें, देखिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मैक्रोस्कोपिक, तो जब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात करें, जैसे कि आपने एक पेंडुलम ले लिया, एक ब्लॉक ले लिया, एक स्प्रिंग ले ली, तो ये सारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं. तो इन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मैकेनिक्स समझने के लिए आपको उसकी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो लग रहे हैं उसे जानने की कोई जरूरत नहीं है. इसीलिए हमें ये नए नाम देने पड़े, कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा नए नाम देने पड़े. तो यहां पे वही लिखा है, दिस इज वाई दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज विद देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड इंपेरिकली. यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स वगैरह हैं, ये नए नाम मीन्स के नए फोर्सेस के तौर पे उसे ट्रीट करना पड़ता है, ताकि हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कॉम्प्लेक्स फोर्सेस को समझना ना पड़े. और ये जो सारे डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंपेरिकली डिटरमाइन की जाती है. इंपेरिकली यानी कि एक्सपेरिमेंट कर करके डिटरमाइन की जाती है. जैसे कि आपने किसी सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट हुआ और उस ब्लॉक को ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, जो कि हम कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं. तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ. एक्सपेरिमेंट करके ये कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड की जाती है कि भाई ये फोर्स कैसा है, ये फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन कैसे लगता है, कितना लगता है, ठीक है. नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, कितना लगता है, उसका इक्वेशन क्या है. ये सब कुछ इंपेरिकली यानी कि एक्सपेरिमेंट कर करके डिसाइड किया जाता है. इसलिए इसको इंपेरिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. ठीक है, तो ये थी सारी बातें कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स के बारे में. आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं, और मैंने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. तो इसी के साथ ये लेक्चर हम बच्चों यहाँ पे समाप्त करते हैं. हियर विथ अंशुमन बलदानिया साइनिंग ऑफ. टेक केयर.